जय फूले, जय भीम, जय भारत। दर्शकों का वंचित आवाज में स्वागत है। वंचित आवाज ये वंचितों का आवाज है। आज हम 3 ऐसे डॉक्टर को लेकर आए हैं, वो डॉक्टर जो सारे देश को चौंकाने वाले बातें हमसे किए हैं। क्या है वो बात हम जानते हैं। जनरल सर्जन जो पुणे से है, डॉक्टर मगन ससाने, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप जो एम्स से है, और डॉक्टर राजेश जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन से यहां पे मौजूद है। ससाने जी, आप इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाए। इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको एक कॉपी मिला, उसमें आप कई मुद्दे उठाए। उसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, और बहुत ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। आप जब समाज में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है, इतने सारे एसोसिएशंस है डॉक्टर्स के, आप ऐसा इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाने का आवश्यकता क्या है? ये जो हेल्थ सिस्टम है भारत का, ये हेल्थ सिस्टम भारत का हाईजैक हो गया है। किसने हाईजैक किया? ये हाईजैक हो गया है जो यहाँ की जो व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में जो अपर कास्ट लोग हैं, खास तौर से जो ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने इस व्यवस्था को हाईजैक किया है। और हाईजैक कैसे किया है? तो ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम का जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से ये जो पूरा सिस्टम ससाना जी हाईजैक किया। ससाना जी, आप बात कर रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि देश का सबसे बड़ा मेडिकल एसोसिएशन है, और भारत सरकार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने रिकमेंडेशन भेजता है। वो एसोसिएशन के ऊपर आपने एलिगेशन रख रहे हैं। ये जो एलिगेशन है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम का जो संगठन है, कई ऐसे सबूत दिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है, ये हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करने का काम कम करता है, लेकिन हेल्थ सिस्टम में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंटेटिव यानी कि रियल रिप्रेजेंटेटिव ना आए, नहीं आना चाहिए, इसके बारे में वो ज्यादा सक्रिय दिखाई देता है। डॉक्टर राजेश जी, ये इंपा के माध्यम से जो ससाने साहब बोल रहे हैं, इंपा के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? हम लोगों ने जब ये इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाया, वो वर्ष बाबा साहब अम्बेडकर की सहस्राब्दी वर्ष था, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अध्ययन करने के बाद और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अध्ययन करने के बाद में हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत का संविधान जो है डेमोक्रेसी में प्रतिनिधित्व की बात करता है, और वो इसलिए बात करता है क्योंकि हजारों सालों से जो लोग वंचित रहे हैं, उन वंचितों को अगर सेफ गार्ड के रूप में कोई नियम कानून नहीं बनाया गया, तो जिन लोगों ने वंचित किया था वो लोग इनको हक अधिकार देने वाले नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमने समर्पित करते हुए, इस ऑर्गेनाइजेशन को, उनके मिशन को समर्पित करते हुए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये इंटायर समाज के संदर्भ में बात हो रही है। इसमें से केवल अगर हेल्थ सिस्टम को भी अगर देखें, इसमें आर्टिकल 47 लिखा गया हुआ है संविधान में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, उसको लोग ऐसा बोलते हैं कि ये स्टेट का मैटर है, बल्कि संविधान में ये ऐसा बोला गया हुआ है, स्टेट का मतलब इंटायर इंडिया से है। इसका मतलब भारत की सरकार को हेल्थ सिस्टम के बारे में देखना चाहिए।
राजेश जी, मैं एक पेशेंट हूँ। जी। एक पेशेंट होते हुए मुझे क्या फर्क पड़ता है कि डॉक्टर शेड्यूल कास्ट है या डॉक्टर बैकवर्ड क्लास से है, किस जाति से है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही बात है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, भारत में जो जनसंख्या है, भारत में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है, उसमें से लगभग 85 से 90% लोग जो है वो गरीब तबके के लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनको हजारों सालों से वंचित किया गया है। उनका इस देश की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व सही मायने में नहीं है। तो जो मरीज आप बन के हमारे पास में आए, आप भी पीड़ित है, आपकी परेशानी को देखते हुए और बाकी जो 85% के लोग हैं वो भी पीड़ित है, उन लोगों तक हेल्थ फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए थी जो आर्टिकल 47 बोल रहा है, नहीं पहुंच रही है। राजेश जी, हम जानते हैं जो आप बोल रहे हैं जी, पेशेंट के लिए इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या कर सकता है, ये हम जानते हैं जी। डॉक्टर कुलदीप जो एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर है जी। डॉक्टर कुलदीप जी, आप हमें समझाइए कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरा मौलिक सवाल था, मैं एक पेशेंट हूँ, मैं पेशेंट होते हुए आपका ऑर्गेनाइजेशन से या आपका पॉलिसी से ये मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे तो इलाज चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप एक पेशेंट हो और पेशेंट को सिर्फ इलाज चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो पॉलिसीज बनती हैं गवर्नमेंट में, वो किसको ध्यान में रखते हुए बनती हैं? पिछले 60 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ, और इससे पहले की यदि बात करूं मैं, तो जब संविधान लिखने से पहले जब बोर कमीशन का रिपोर्ट आया था, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसा, इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, जब ये देश आज़ाद होगा तो इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी, उसमें उसका विस्तृत वर्णन है। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश का जो हेल्थ सिस्टम है वो 3 टायर में डिवाइड है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर। अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की स्थिति देखें इस देश में, तो वो ऑलमोस्ट वो नॉन एग्जिस्टेंस माना जा सकता है उसको, या कि वो मौजूद नहीं है। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर मौजूद नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो सरकारें हैं या सरकार की इच्छा शक्ति रही है। आम आदमी मरीज, आम आदमी को इलाज चाहिए। अगर आम आदमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है और वहां ईसीजी मशीन की फैसिलिटी नहीं है या छोटी छोटी चीजों की सुविधा नहीं है, यदि दवाएं वहां पर मुहैया नहीं है, तो आम आदमी उससे अफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर कुलदीप जी, फिलहाल अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे, वंचित आवाज में हमारा चर्चा जारी रखेंगे। वंचित आवाज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। डॉक्टर कुलदीप जी, आप एम्स में काम करते हो जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मैं एक पेशेंट के जैसे हॉस्पिटल में आता हूं और मेरा इलाज करवाने आता हूं। आप मुझे बोलते हैं 3 महीने के बाद में आओ। 3 महीने के बाद में मैं जिंदा हूं या मरा हूं, आप देखने के लिए शायद आप रहते हैं, पर मैं रहूंगा नहीं रहूंगा ये इसका कोई पता नहीं है। एक सिंपल टेस्ट करवाने के लिए मुझे महीना महीना रुकना पड़ता है। और मेरा प्रॉब्लम क्या है ये जानने से पहले मुझे एक टाइम दिया जाता, एक डेट दिया जाता, एक टेस्ट का लिस्ट दिया जाता, जिसके पास जिसको कराने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं होते। ये आपके हॉस्पिटल में होता है, ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। पर मैं जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाता हूं, उधर केवल 1 घंटा में मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता है, मुझे ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन के साथ में मैं बाहर आता हूं, 2 दिन में मेरा इलाज भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सरकार ऐसा क्यों कर नहीं सकती है? प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों कर सकती है? देखिए मिस्टर श्रीकांत, मैंने पहले जैसे कहा आपसे कि ये गवर्नमेंट की जो इच्छा शक्ति का मामला है। चूंकि एम्स एक एपेक्स रेफरल सेंटर है देश का, और इस सेंटर में, एम्स में देश के कोने कोने से मरीज आते हैं, और इसका जो मैंडेट है यदि आप देखें तो मैंडेट ये है कि बिकॉज ऑफ एपेक्स रेफरल सेंटर जो भी केसेस, जो भी बीमारियां जो कहीं डायग्नोस नहीं होती या कहीं ट्रीट नहीं हो सकती, उनको अप्रोप्रिएटली स्क्रीन करके यहां भेजा जाना चाहिए। होता क्या है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटी इन प्राइवेट सेंटर्स ऑफ प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर,
ये सारे मरीज जो हैं वो एम्स की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है, हर मरीज ये चाहता है कि उसका बेस्ट इलाज हो। हमारी एम्स की लिमिटेशन ये है कि हम एक बिस्तर में दूसरा 2 मरीज नहीं रख सकते। हमारी लिमिटेशन ये है, कितना भी आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, इतने बड़े विशाल देश में, 125 करोड़ के देश में, आप यदि एक ही सेंटर में अगर आप सबको स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। और शायद यही वजह है कि जो पेशेंट, और जो एक सेंटर तो है कम से कम, वो एक सेंटर में अच्छा ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए। गुंटूर में अभी हम देखे, एक आईसीयू में छोटा सा बच्चे को चूहा काट के मर जाता है। ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल? देखिए, और आप बोलते हैं सभी को देने के लिए अगर नहीं होता है, एक हॉस्पिटल में तो कम से कम हमको सही इलाज मिलना चाहिए। देखिए, यही मैं मुद्दा आप लोगों के सामने और जनता के सामने भी रखना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े सेंटर्स में जाते हैं। देश में हर जगह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहां पर ज्यादातर जगह डॉक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर यदि आपको छोटी, जैसे मान लीजिए आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, आपका फर्ज बनता है कि मेडिकल कॉलेज में वायरल इन्फेक्शन बहुत आम है आज के मौसम में, तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एम्स में जाके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप प्राइमरी फिजिशियन को दिखाइए, अपने वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाइए। लेकिन यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो हमारा यहाँ हर मरीज जो है वो चाहता है कि हम जाके एम्स दिखाएं। इसी तरह मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा। कुलदीप जी, डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के लिए ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है या गवर्नमेंट का प्रोसीजर चलाना इंपॉर्टेंट होता है? यू आर राइट, हम कोई प्रोसीजर नहीं चलाते। गवर्नमेंट, आखिरकार डॉक्टर भी इंसान है, डॉक्टर्स की लिमिटेशन है। यदि एम्स में वो सारे पेशेंट, रिफर्ड पेशेंट आ रहे हैं, तो एक दिन में या 8 घंटे या 6 घंटे में एक डॉक्टर कितने पेशेंट देख सकता है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? ससाने जी, आप इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो और आपने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में बात किया, पर मैं पेशेंट के जैसा, अगर मैं पेशेंट हूं, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मेरा प्रायोरिटी होगा, क्योंकि मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में 1-2 दिन में मेरा इलाज हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। पर आप तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में हैं। मुझे जो मिल रहा है रोटी, उसको भी आप छीनना चाहते हो, ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो देश में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये हॉस्पिटल्स पहले जो 80% प्राइवेट हॉस्पिटल थे, उसमें से क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी, स्मॉल हॉस्पिटल्स आते हैं और मिशनरी हॉस्पिटल्स आते हैं। लेकिन जब से इस देश में 1990 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ देश में, उसको हम बोलते हैं नई आर्थिक नीति इस देश में अमल हुआ। और इसके तहत जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और इसका जो अमल हुआ, एलपीजी का जो ग्लोबलाइजेशन, इसका जो अमल हुआ, इसके तहत प्राइवेट जो कारपोरेट सेक्टर्स है, ये जो हेल्थ सिस्टम है भारत की, इस हेल्थ सिस्टम का हस्तांतरण सरकार के माध्यम से, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, ये टोटल जो हेल्थ सिस्टम है, गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम है, इसका टोटल हस्तांतरण कारपोरेट सेक्टर को हस्तांतरण हुआ है। एक गवर्नमेंट डॉक्टर का मतलब बहुत सारा स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है और सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को गवर्नमेंट में प्लेस मिलता है जी। ऐसा डॉक्टर्स होने के बावजूद हमको क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ देखना पड़ता है? प्राइवेट सिस्टम का कंसेप्ट ही गलत है वर्तमान में, क्योंकि उसको हेल्थ इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? हेल्थ इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? हेल्थ इंडस्ट्री में जैसे आप अभी मॉल में जाएं, जो जनरल मॉल होते हैं, आप सिनेमा देखने जाते हैं, साथ साथ में जो चीजें नहीं परचेज करनी है आपको, वो भी परचेज करके ले आते हैं। ऐसे ही कारपोरेट हॉस्पिटल्स में, ऐसे मैं बहुत सारे पेशेंट को जानता हूं, मेरे पास एविडेंस है इस बात का, और कई सारे जो पेशेंट आए जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी वो इन्वेस्टिगेशन की, A to Z उनका इन्वेस्टिगेशन कराया गया, क्योंकि उनको पैसा वसूल करना था। गवर्नमेंट सेक्टर में वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई जानी चाहिए थी आर्टिकल 47 के तहत। एक आम आदमी को क्या चाहिए?
आम आदमी को तो इलाज आम चाहिए। आदमी को इलाज चाहिए, जो और आपके वो पास इलाज नहीं मिल की रहा है। जिम्मे वो इलाज की ड्यूटी भारत सरकार की है। ये फंडामेंटल राइट में है, किसी भी आदमी को स्वास्थ्य मिलना चाहिए। कुछ लोग चलो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे। पर डॉक्टर राजेश जी, जी। मेरा सवाल ही ये है जी, कि ये जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जी। वो मिल नहीं रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा है क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहा है, जो हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के हैं वहां पे वो फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है। अगर डॉक्टर है, आपको मैं बहुत सारे डिस्पेंसरीज का सर्वे करा सकता हूं, पीएचसीज का सर्वे करा सकता हूं, वहां पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर गया और उस डॉक्टर के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फैसिलिटी ही नहीं है, वो पेशेंट को कैसे करेगा? पेशेंट को उसके पास आने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, कैसे पेशेंट को वहां से ट्रांसफर करेगा? ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है इस व्यवस्था को बनाने की। क्या ये जिम्मेदारी डॉक्टरों के ऊपर नहीं है? डॉक्टर्स का फंडामेंटल होता है जी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मैनेज करना, जी ये मेडिकल एथिक्स है। गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग बात है, जी गवर्नमेंट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, पर डॉक्टर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर डॉक्टर्स का कम्युनिटी क्या कर रहा है अभी तक? आपको अगर अभी तक आपका ऑर्गेनाइजेशन कुछ किया? आपको अगर सीमा पर लड़ने के लिए भेज दिया जाए और आपको कोई भी हथियार ना दिया जाए कि जाओ सीमा पर लड़के आओ, तो क्या आप लड़ाई लड़ सकते हैं? आप लड़ाई लड़ने से पहले मारे जाएंगे। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोगों ने जो प्लान बनाया हुआ है, हमें पीड़ा है हमारे समाज, हमारे देश के लोगों की। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को ऑर्गेनाइज करें, जो आप डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स में भी बहुत सारे ऐसी चीजें फैल गई हैं, वो भी पैसे की तरफ भाग रहे हैं। उनके एथिक्स को जगाने के लिए कि हमारी प्राइमरी ड्यूटी पब्लिक की सेवा करना है, इसलिए पहले उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उनके एथिक्स के बारे में उनको जागरूक किया जाए। और हमारी जो पब्लिक है, हेल्थ का मतलब नॉट ओनली मेयरली क्लिनिकली फ्री फ्रॉम डिजीज। डॉक्टर राजेश जी, अब फिलहाल वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का, हम जल्दी लौटाएंगे, हमारा चर्चा जारी रखेंगे। फिर से स्वागत है वंचित आवाज में। डॉक्टर राजेश जी, आप बोल रहे थे कि जंग लड़ने के लिए वेपन्स का जरूरी है, आपके पास में वो वेपन नहीं है, क्या है वो वेपन? पूरे देश के सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे पेशेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। सबसे पहले पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की। मेडिसिन की रिक्वायरमेंट वो आपको दिल्ली के अलावा बाकी अदर स्टेट में कहीं भी ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली। दूसरा, अदर स्टेट में चले जाए, अगर पेशेंट मान लीजिए ज्यादा ही क्लिनिकली इल है, उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसका इन्वेस्टिगेट भी किया जाए, डायग्नोस भी किया जाए। वो डायग्नोसिस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल नहीं है, न पैथोलॉजी अवेलेबल है, ना ही आपके पास रेडियोलॉजिकल कोई इक्विपमेंट है। और अगर है तो ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भी वहां पे अपॉइंट नहीं किया गया हुआ है, तो कैसे आप करेंगे? चलिए, जानते हैं डॉक्टर ससानी जी, आप इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो और आप खुद ही पुणे में एक नर्सिंग होम चलाते हो प्राइवेट। तो आप हमें बताइए कि गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है, और आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में हैं, तो आपका ओपिनियन क्या है? ये देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जो पेशेंट्स आते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो पेशेंट आते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो पेशेंट आते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं। जितना वो हर रोज कमाते हैं, अगर उतना ही खर्च करने को उतना ही अगर उन्होंने खर्चा किया तो भी वो मेडिकल के लिए पर्याप्त नहीं होता। और प्राइवेट सेक्टर में जो पेशेंट लोगों का जो एक वर्ग जाता है, उनका जो इनकम रहता है वो इंश्योर्ड भी रहते हैं, तो इनके लिए
स्टार्ट टू एंड कोई दिक्कत आती नहीं है। तो मेरा जो खुद का तजुर्बा है, मेरा जो क्लिनिक है, मेरा जो हॉस्पिटल है, उनसे जो पेशेंट आते हैं वो इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि मैंने ऐसा कई बार देखा है कि पेशेंट ट्रीटमेंट करने के बजाय मरना पसंद करता है घर जाके। वो हमको कहता है कि हमको घर जाने दो, हमको ये दवाई का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा हम नहीं कर सकते, इतने हमारे लोग गरीब हैं। डॉक्टर कुलदीप जी, आप एम्स में काम करते हो, सरकारी डॉक्टर हो। आम जनता के सामने एक सवाल है, वो सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स जिनको सरकार सैलरी देता है, तनख्वाह देता है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के आवर्स के बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं? वही सेम प्रैक्टिस सर्विस के द्वारा, सर्विस जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं करते? यदि कोई भी डॉक्टर यदि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यदि अपॉइंट होता है और यदि वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले रहा है सरकार से, तो उसको प्राइवेट प्रैक्टिस मना ही होती है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, हमारे देश में प्रॉपर पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, या उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका ठीक से नहीं है, शायद इसी का फायदा उठा के बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और जो टाइम उनको अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज में लगाना चाहिए, जो गरीब आदमियों को सेवा करने में लगाना चाहिए, वो पैसा कमाने में लगाते हैं। इसके लिए मैं समझता हूं सरकार, डॉक्टर्स और समाज और मरीज, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि यदि पेशेंट जागरूक हो जाएगा, अगर पेशेंट को पता है कि ये जो डॉक्टर है ये सरकारी अस्पताल में काम करता है, तो ये पेशेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो रिपोर्टिंग एजेंसीज को रिपोर्ट करें, इसका उसको बताएं, अथॉरिटीज को। जी, इम्पा के माध्यम से, जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इम्पा के माध्यम से आप ये सभी मुद्दों के ऊपर जो कॉमन मैन को चैलेंज करता है, उसके मौलिक अधिकारों को हेल्थ सिस्टम में चैलेंजेस है, इसके खिलाफ में या इसको बचाने के लिए, उसका मौलिक अधिकार को बचाने के लिए इम्पा क्या कर रहा है? जी, हम लोगों ने इसके लिए जो 2 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है, उनमें से एक हमारी जनता के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसका नाम है हेल्थ केयर एंड सोशल एम्पावरमेंट। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हेल्थ का मतलब केवल बीमारी से फ्री होना नहीं है। उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने हमारी जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर, जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसके आधार पे, इस 2 पॉइंट प्रोग्राम में से हेल्थ केयर सोशल एम्पावरमेंट कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जनता को अवेयर करना शुरू कर रहे हैं। एक तो उन्हें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, अगर वो बीमार होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट है, अपने आप मेडिकेशन ना करे वो। ये जो मेडिकल एथिक्स आप जी समाज को सिखाना चाह रहे हैं, जी, एक गवर्नमेंट को सिखाने का कोशिश आपने किया है? गवर्नमेंट को सिखाने के लिए कोशिश जब वक्त आएगा, इतनी हमारे पास में ताकत होगी, हम गवर्नमेंट को भी सिखाएंगे, और ये हमको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक खुद ही सिखा देगी। क्योंकि पब्लिक पीड़ित है और उस पीड़ित को ये स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसकी पीड़ा हमारे अंदर है, इसलिए हम पब्लिक को भी जगाना चाहते हैं। राजेश जी, समय का अभाव है जी। ससाने जी बोलिए। आप क्लोजिंग के पहले आप बताइए कि सरकार को और जनता को इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन और दूसरे जो मेडिकल एसोसिएशंस है, इसमें क्या अंतर है? आप केवल 1 मिनट में बताइए। ये जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये सोशियो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशियो मेडिकल, ये केवल डॉक्टर और पेशेंट तक ही सीमित नहीं है। तो समाज का जो सामाजिक समस्या है, वो सामाजिक समस्या के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाली है। और ये जो संगठन है, इम्पा नाम का जो संगठन है, ये नया है संगठन, लेकिन वो बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। तो इसमें एक भारत का जो हेल्थ बजट है, भारत का हेल्थ बजट केवल इट इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल बजट
ऑफ द जीडीपी। और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑर्गेनाइजेशंस में इंपा में क्या अंतर है, ये मेरा सवाल है। मैं यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि समय का अभाव है, केवल 1 मिनट हमारे पास बाकी है। मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि पिछले 60 सालों से जब से देश आजाद हुआ तब से सरकार को सलाह देने का काम यहाँ पर एक ही संस्था करती रही है, दैट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये सरकार की पॉलिसीज में इन लोगों का स्टैक होता है और ये लोग सलाह देते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर इस देश की दशा अगर है, ऐसी हेल्थ की ये दशा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आईएमए के लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने बढ़ावा दिया, इन्होंने गवर्नमेंट को कभी भी पब्लिक सेक्टर डेवलप ही नहीं होने दिया। मतलब प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए पब्लिक सेक्टर को खत्म करना चाह रहे हैं। पब्लिक सेक्टर को खत्म करना चाह रहे हैं। और ये जो सरकार की करंट नीतियां हैं, ये इंश्योरेंस प्राइवेटाइजेशन लाना, पीपी मॉडल, और ये अभी एक नया आपको मैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी एक रिमार्क्स दे देता हूँ, इनफैक्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स है ये मेरा उसमें, कि अभी WTO का कन्वेंशन है जिसमें कि गेट्स के अंतर्गत जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, दे हैव इंक्लूडेड द एजुकेशन एंड हेल्थ इन दिस लॉ। सो व्हेन यू मेक द हेल्थ एंड एजुकेशन कमोडिटी, देन व्हाट विल हैपन? आपने मार्केट खोल दिया। डॉक्टर ससाने जी, डॉक्टर कुलदीप जी और डॉक्टर राजेश जी, आप तीनों ने स्टूडियो में आया और आपके राय देश के जनता से शेयर किया। वंचित आवाज के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और एक खास मुद्दे को लेकर वंचित आवाज में। जय फूले, जय भीम, जय भारत।